हेलो विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम संसद के कार्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, इससे पूर्व वॉल्यूम 4 में का जो वीडियो हमने पढ़ा था उसमें हमने संसद का महत्वपूर्ण कार्य विधि निर्माण अर्थात कानून निर्माण के बारे में अध्ययन किया था। विधि निर्माण का जो प्रश्न है वो आपकी बोर्ड परीक्षा में एक बड़ा प्रश्न आता है, 6 अंक का या 4 अंक का प्रश्न। तो उसके आगे आज संसद के अन्य कार्यों के बारे में इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। आज हम संसद के कार्यों में धन विधेयक को पारित करना, संविधान संशोधन का कार्य, कार्यपालिका पर नियंत्रण करना, ये सब इस टॉपिक में पढ़ेंगे। यह टॉपिक आपकी पाठ्य पुस्तक के भाग ब में और इकाई 2 में चैप्टर 1 में सम्मिलित है। तो चलिए आज इस टॉपिक का अध्ययन करते हैं। धन विधेयक पारित करना। धन विधेयक एक सरकारी विधेयक होता है। सरकारी विधेयक का मतलब कि सरकार के सदस्य इसको प्रस्तुत करते हैं। कौन करते हैं? सरकार के सदस्य, अर्थात मंत्री परिषद का कोई सदस्य, मंत्री इस विधेयक को प्रस्तुत करते हैं और लोकसभा में प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक की यह प्रक्रिया हमारे संविधान में अनुच्छेद 109 में है। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 110 में इसको परिभाषित किया गया है कि धन विधेयक क्या होता है। अनुच्छेद 110 में बताया गया है, राष्ट्रपति की सिफारिश पर केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति की सिफारिश पर सिर्फ लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। लोकसभा में जब ये विधेयक पास हो जाता है तो सिफारिश के लिए राज्यसभा के पास भेजा जाता है, राज्यसभा की सिफारिश के लिए, और राज्यसभा 14 दिन के अंदर अंदर इस विधेयक को लौटाना ज़रूरी होता है। राज्यसभा के लिए 14 दिन के भीतर लौटाना अनिवार्य होता है। अगर राज्यसभा 14 दिन के अंदर अंदर इस विधेयक को, धन विधेयक को लोकसभा को नहीं लौटाती है तो राज्यसभा द्वारा भी पारित माना जाता है, अर्थात यह धन विधेयक दोनों सदनों के द्वारा पारित या पास माना जाता है। एक प्रक्रिया और है विद्यार्थियों कि यदि राज्यसभा 14 दिन के अंदर अंदर इस विधेयक को, इसमें कुछ संशोधन करके पुनः लोकसभा को भेजती है तो यह लोकसभा पर निर्भर करता है कि वह संशोधन सहित इसको पारित करें या बिना संशोधन इसको पारित करें। यह लोकसभा पर निर्भर करता है। अर्थात धन विधेयक के मामले में राज्यसभा की शक्ति लोकसभा की तुलना में बहुत ही कम है, क्योंकि धन विधेयक की सारी प्रक्रिया लोकसभा में ही होती है। राज्यसभा के पास सिर्फ सिफारिश के लिए भेजा जाता है। इस प्रकार संसद धन विधेयक पारित करती है। संविधान संशोधन का कार्य, तीसरा कार्य है संसद का संविधान में संशोधन का कार्य। संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में दी गई है। हमारे संविधान में अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन से संबंधित
है और उस संशोधन की जो प्रक्रिया है वो 368 अनुच्छेद में दी गई है। संविधान में संशोधन शक्ति भारतीय संसद के पास होती है, अर्थात राज्यों को संविधान में संशोधन करने का अधिकार नहीं है। हाँ, कुछ प्रावधान है, कुछ संविधान के कुछ अनुच्छेद हैं जिनमें आधे राज्यों के विधानमंडलों की सहमति भी जरूरी होती है। अन्य संसद में का जो शक्ति है वही सर्वोपरि है संविधान में संशोधन करने के लिए। तो भारतीय संविधान में संशोधन 3 प्रकार से होता है। 3 प्रकार कौन कौन से? एक तो संसद के दोनों सदनों का साधारण बहुमत। संसद के दोनों सदन साधारण बहुमत से किसी भी अनुच्छेद में संशोधन कर देते हैं संविधान के किसी भाग में, तो वह संशोधन माना जाता है। दूसरा यह है कि सदन की, प्रत्येक सदन की, चाहे लोकसभा की बात करें या राज्यसभा की बात करें, प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या, जैसे राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा की जैसे 245 संख्या है, तो उन 245 का बहुमत, प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित होना जरूरी है। तो संविधान के कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिनमें परिवर्तन करने के लिए प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, साथ ही उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत अगर मिल जाता है तो वह अनुच्छेद या उस अनुच्छेद में संशोधन हो जाता है और वह प्रस्ताव पारित हो जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है संविधान में संशोधन करने की, तो ये विशेष बहुमत कहलाता है कि प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत, ये विशेष बहुमत कहलाता है। तो दूसरा संशोधन इस प्रकार से होता है। तीसरा संशोधन होता है कि विशेष बहुमत तो है ही, और उसके साथ आधे राज्यों के विधानमंडलों का, आधे राज्य, भारत के जितने राज्य हैं जैसे 28 राज्य, तो 28 राज्यों के आधे विधानमंडलों द्वारा, उनकी आधे विधानसभाओं द्वारा समर्थन होना भी ज़रूरी है। तो इस प्रक्रिया में, संशोधन की इस प्रक्रिया में, जैसे हमारे संविधान में कुछ उदाहरण कि किस प्रकार किन प्रक्रियाओं में इस संशोधन के द्वारा परिवर्तन हो सकता है। जैसे केंद्र और राज्यों की कार्यपालिका शक्ति में अगर परिवर्तन करना हो, केंद्र की कार्यपालिका शक्ति, राज्यों की कार्यपालिका शक्ति, उसमें परिवर्तन करना हो, या राज्यों के विधायी संबंधों में परिवर्तन करना हो। राज्यों के विधायी संबंधों का मतलब है कि जो संविधान में शक्तियों का विभाजन किया गया है, राज्य सूची के विषय में अगर परिवर्तन करना हो, जिन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों का हो, तो संसद के द्वारा अगर राज्य सूची में परिवर्तन करने की आवश्यकता हो, या संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व जो दिया गया है, लोकसभा और राज्यसभा में हर राज्य का अलग अलग दिया गया है, जनसंख्या के आधार पर दिया गया है, या फिर स्वयं अनुच्छेद 368 में ही संशोधन करना हो, तो इस तीसरे जो संशोधन की तीसरा प्रकार है, उसके माध्यम से संशोधन कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, संशोधन के बारे में कि कितने प्रकार का संशोधन होता है, किस किस प्रकार से संशोधन कर सकते हैं, ये पूर्व जो हमने वीडियो पढ़ा है, पूर्व जो यूनिट 1 में जो टॉपिक हमने पढ़ा है भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में, उसमें हमने
इसको पढ़ लिया है। संघीय व्यवस्था के बारे में तो यूनिट 1 में जो हमने टॉपिक पढ़ा है उसके अंदर हमने इसको विस्तार से पढ़ा था। संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे आपने धन विधेयक के बारे में पढ़ा कि धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन संविधान संशोधन के लिए ये बाध्यता नहीं है। संशोधन विधेयक किसी भी सदन में है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, और साथ ही दोनों सदनों द्वारा अलग अलग पारित होना भी ज़रूरी है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले अगर राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है संविधान संशोधन विधेयक तो उसमें पारित होना ज़रूरी है, उसके बाद में उसी प्रक्रिया के माध्यम से लोकसभा में भी पारित होना ज़रूरी है। अगर एक सदन में पारित हो जाता है और दूसरे सदन में पारित नहीं होता है तो संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता। अर्थात दोनों सदनों की संयुक्त बैठक या संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान इसमें नहीं है। साधारण विधेयक में हमने पढ़ा था कि दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है अगर दोनों सदनों में किसी विधेयक में गतिरोध या असहमति हो, लेकिन इसमें संयुक्त बैठक या संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं है और दोनों सदनों द्वारा अलग अलग पारित होना अति आवश्यक है, तभी संविधान में संशोधन होता है। दोनों सदनों द्वारा संशोधन होने के अलग अलग रूप से पारित होने के बाद में उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है और राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर से वो विधेयक पारित हो जाता है और अधिनियम या कानून बन जाता है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से संविधान में संशोधन का कार्य संसद करती है। अगला है कार्यपालिका पर नियंत्रण का कार्य। संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण किन किन साधनों से करती है, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं? तो पहला है प्रश्नकाल, शून्यकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव। इनके माध्यम से संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। संसद द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण का मतलब है लोकसभा पर नियंत्रण करना। यहाँ कार्यपालिका से सीधा तात्पर्य लोकसभा से ही होता है, क्योंकि वही जनता का सदन है और महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले लेने का कार्य लोकसभा का ही होता है। और संख्या बल के माध्यम से भी अपन देखें तो लोकसभा में सदस्यों की संख्या राज्यसभा से लगभग दोगुनी होती है। तो प्रश्नकाल क्या है विद्यार्थियों? प्रश्नकाल दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में सरकारी सदस्यों का मतलब मंत्री परिषद के सदस्यों अर्थात मंत्रियों से, सरकारी सदस्यों से विभिन्न मुद्दों पर, जनता के मुद्दे, जनता की समस्याएं और सरकार के कार्यों से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। अर्थात लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य जिस सदन में भी बैठक होती है, सत्र चल रहा होता है, तो उस सदन में सरकारी सदस्यों से, जो सरकार के सदस्य हैं, उनसे विभिन्न मुद्दों पर, समस्याओं पर, सरकारी कार्यों से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। और प्रश्नकाल का समय कब होता है? हर दिन की बैठक का शुरुआती 1 घंटा, जिस दिन बैठक होती है उस दिन का जो शुरुआत का 1 घंटा है, प्रारंभिक 1 घंटा है, वो प्रश्नकाल कहलाता है। और वो समय होता है सुबह 11 बजे से 12 बजे तक।
तो 1 घंटा ये प्रश्नकाल का होता है। तो प्रश्नकाल के माध्यम से संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। दूसरा है शून्यकाल। शून्यकाल प्रश्नकाल के समय के ठीक बाद आता है। प्रश्नकाल के समय के ठीक बाद शून्यकाल आता है। इसका मतलब हुआ कि 12 बजे तक प्रश्नकाल पूरा हो जाता है, तो 12 बजे से 1 बजे तक का जो समय है वो शून्यकाल कहलाता है। और इसको 0 ओवर भी कहते हैं, 0 ओवर शून्यकाल। शून्यकाल क्या होता है? इसमें सदस्य, उस सदन के सदस्य, चाहे लोकसभा हो राज्यसभा हो, सदस्य बिना किसी अनुमति या पूर्व सूचना के सभी प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं। पूरक प्रश्न है, तारांकित प्रश्न है, अतारांकित प्रश्न है, सभी प्रकार के प्रश्न मौखिक है, लिखित है, पूछ सकते हैं। यानी इसमें अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। उस सदन के सभापति या अध्यक्ष से अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है। बिना अनुमति या पूर्व सूचना के इस शून्यकाल में प्रश्न पूछ सकते हैं। और पूछने के बाद तुरंत ही कार्रवाई की मांग करते हैं कि आप इस पर कार्रवाई कीजिए, इस प्रश्न को आप हल कीजिए और इस पर कार्रवाई कीजिए, समाधान कीजिए इसका। तो विद्यार्थियों, ये शून्यकाल होता है जिसके माध्यम से संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। तीसरा है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का मतलब है कि कोई सदस्य चाहे लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, जिस सदन की बैठक हो रही होती है उसका कोई सदस्य अध्यक्ष यानी लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में बैठक हो रही हो तो सभापति, राज्यसभा के सभापति, अध्यक्ष या सभापति की अनुमति से अविलंबनीय लोक महत्व के किसी मामले की और किसी मंत्री का ध्यान दिलाता है। तो कोई सदस्य अध्यक्ष और सभापति की अनुमति से अविलंबनीय, यानी कोई इस प्रकार का प्रश्न हो लोक महत्व का जिसमें विलंब नहीं करना हो और अतिशीघ्र हल करना हो, उस प्रश्न को लोक महत्व के मामले से संबंधित हो, तो उसकी ओर सरकार के किसी मंत्री का ध्यान दिलाता है कि आप जनहित में इस कार्य को करें और न्याय प्रदान करें। तो ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होता है। चौथा है काम रोको प्रस्ताव। काम रोको प्रस्ताव में क्या होता है कि जब सदन की कार्यवाही चल रही होती है, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, तो संसद का कोई सदस्य किसी महत्वपूर्ण विषय को उठाने के लिए, सदन में लाने के लिए सदन की कार्यवाही को रोकने का आग्रह करता है कि सदन में जो भी कार्यवाही चल रही है उस समय उसको आप रोकिए और इस महत्वपूर्ण विषय को हल कीजिए, इस विषय पे कुछ जो भी कार्रवाई होती है वो कार्रवाई कीजिए आप। तो ये काम रोको प्रस्ताव है का मतलब है सदन की कार्यवाही को रोकना, सदन की कार्यवाही या सदन के काम को रोक दीजिए और इस महत्वपूर्ण विषय को आप हल कीजिए। तो विद्यार्थियों, इन तरीकों से, इन साधनों से संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है